2 मिनट की जगह वो तुमको 10 मिनट रोक देता है, तुमको परेशानी नहीं होती। लेकिन कहीं तुमको नहीं जवाब देता तो 1 मिनट में तुमको बेचैनी होने लगती कि भाई तुमने हमको कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और आप पाँव पाँव फटकने लगते हैं, गाली गलौज करके उसे मारपीट करके सोचते हैं कि जो भी हो हम चले यहाँ से, निकले दूसरा दुकान देखेंगे, साला तुम्हारे दुकान पे आज तक आएंगे नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि होता क्या है ना कि आप अपने व्यवहार से दूसरे के व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे के गुस्सा को अपने व्यवहार से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, जो बड़े बड़े पोस्ट पे व्यक्ति जाता है, जो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, ब्रिगेडियर कर्नल जो भी बनता है, ठीक है, वो इसी तरह के हरकत होते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग कभी कभी ऐसे देखे हो कि घर में तुम्हारे पापा को जो मन है सो ही करेंगे, लेकिन तुम्हारा बात तुम्हारे पापा सुन लिए, तुमको आत्मा को शांति मिल जाता है कि मेरा बात सुन तो लिए ना, भले जो करें। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में भी जो जनता की बात होती है, या लोअर लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं, या लोअर लेवल का जो कर्मचारी होता है, उसकी बात को यदि आप बड़ा पदाधिकारी सुन लेता है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से चलता है हर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, ये माना जाता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जब आप हायर एजुकेशन में पढ़िएगा, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन में ये सारा चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा व्यू देता हूँ, छोटा सा व्यू देता हूँ। जैसे हमने क्या बताया था, पुलिस का हायरार्की बताया था कि डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ठीक है, उसके बाद डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, फिर आईजी होता है। ठीक है, आईजी के बाद फिर क्या होता है, डीआईजी होता है। ठीक है, डीआईजी के बाद जो होता है ना, एसएसपी होता है। एसएसपी के बाद हमने बताया था एसपी होता है। एसपी के बाद हमने क्या बताया था, एएसपी होता है। एएसपी के बाद डीएसपी होता है। ठीक है, डीएसपी के बाद वो इंस्पेक्टर, बहुत छोटा छोटा पोस्ट आ जाता है। ठीक है, चलो उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे। हम यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि ये डीजीपी है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है, ब्रेन ब्रेन ब्रेन। पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरे राज्य में डीजीपी ब्रेन होता है। जिला में ब्रेन कौन होता है, तो एसएसपी या एसपी जो होता है वो जिला में ब्रेन होता है। ठीक है, और जिला को एक यूनिट, मतलब एक छोटा सा इकाई माना जाता है। तो जिला में यदि एसपी को पुलिस का ब्रेन मानिएगा, ब्रेन है वो, कि कब किस पे छापा मारना है, कैसे क्राइम को रोकना है, कैसे पुलिस, कैसे किसी को इनकाउंटर करके मारना है, कैसे किसी अपराधी को पकड़ना है, ये सारा डिसाइड एसएसपी का होता है। वो थाना में फोन करता है दरोगा जी को या एसएसपी को। अब तुमको है कि जो ये नीचे वाले जो दरोगा जी होते हैं, या नीचे जो कांस्टेबल होते हैं, वो उस पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हाथ और पांव होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो तुम चीजों को? और इस रूप में ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो पटना में वाला जो काम करेगा वही यहाँ भी काम होगा, और काम में अच्छा से काम होता है और मिलके होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का, ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया, ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इससे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इससे बड़ा भी, इससे छोटा भी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे गांव में आप जो है मुखिया वाला जो चुनाव होता है, तो मुखिया में भी आप देखते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइज होकर के कुछ लोग वोटिंग मांगते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइज होकर ये करते हैं, चुनाव करते हैं। ये सारा चीज एक एक औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। औपचारिक को कहते हैं ऑफिशियल, एक होता है अनऑफिशियल। अंग्रेजी से आप समझ गए होंगे कि दोनों का मीनिंग क्या है। ऑफिशियल का मतलब हो गया औपचारिक, ठीक है, और अनौपचारिक का मतलब होता है अनऑफिशियल। उसी तरह से हम इसको ऐसे बताते हैं, आप देख लीजिए, विभाग में क्या होता है, कभी भी आप ऑफिस में कभी जाइएगा, ठीक है, एक ड्राइवर होता है और एक डीएसपी होता है। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, डीएसपी का काम होता है, आप जानते करते हैं कि क्रिमिनल को पकड़ना, मारना, पीटना, जो काम करना है। लेकिन ड्राइवर और डीएसपी के बीच एक संबंध बन जाता है। ठीक है, यदि डीएसपी उस ड्राइवर से पूछता है कि बताओ तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारे सारे बच्चे अच्छे हैं या नहीं, वह जो ड्राइवर होता है ना, इतना भक्त बन जाता है डीएसपी साहब का कि वो डीएसपी साहब के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये कि आपका अच्छा व्यवहार दूसरे के अच्छे व्यवहार को आमंत्रित करता है। और यही चीज मैनेजमेंट में भी होता है, यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, और इसी को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। जैसे मानव का बिहेव होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, ऑफिशियल, अनऑफिशियल। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, आपस में भी बना लिए कि भाई ये काम, एक छोटा सा 4 आदमी का भी ग्रुप बना करके एक संगठन बना लिए, ठीक है, और हम लोग को एक काम करना है।
हो गया, वो भी एक छोटा संगठन है, वो भी एक छोटा संगठन है, वो भी काम कर रहा है। ठीक है, और हम ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लीजिए हायरार्की है, ऊपर से नीचे तक हायरार्की, ऊपर से नीचे आदेश आता है। ठीक है, हम लोग के सर जब हम लोग दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम लोग को सर ने समझाया था कि देखो कि पुलिस में यदि कांस्टेबल है, कांस्टेबल समझ रहे हो जो राइफल्ड होता है, ठीक है, या होम गार्ड वगैरह जो होता है, और एक एसपी होता है और एक दरोगा जी होता है, काम करने का तरीका जानते हो कितना अंतर है? मान लो एक आदमी का दुर्घटना होता है, एक ट्रक ने नादो चौक पर एक ट्रक ने एक व्यक्ति को ट्रक से चीप के चला गया, थाना में यह समाचार पहुंचता है, थाना से कांस्टेबल आता है या चपरासी आता है, वो थाना को बताता है कि सर एक आदमी जो है ना वो ट्रक से कुछ मतलब एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, वो जाके कांस्टेबल बताता है। कांस्टेबल जब जाके बताता है तो उससे वरीय पदाधिकारी दरोगा जी आते हैं, दरोगा जी आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ सर एक ट्रक थी बड़ी सी, वो चाप के चली गई, ठीक है, ऐसा ऐसा घटना था। ठीक है, वो बताता है। उसके बाद उससे बड़ा पदाधिकारी आता है तो वो सारा इंफॉर्मेशन निकालता है कि ट्रक बरसम से आ रही थी, गिट्टी से लदी हुई थी, और यह व्यक्ति अपने घर जा रहा था, रोज जाता था, ये पिया हुआ था, ऐसे रोड पे झगड़ा किया, ट्रक तेजी से आई, चाप दिया, चाप देने के बाद ट्रक इस दिशा में गई। ठीक है, और ट्रक उसके यहाँ गिट्टी गिरा था, ट्रक वहां से आई थी, सारा इंफॉर्मेशन लेके चला था। कहने का मतलब उसी घटना स्थल पर जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई ट्रक से, एक चौकीदार या एक कांस्टेबल जाता है तो थोड़ा सा सूचना लेके आता है, उससे बड़ा दरोगा जी जाते हैं तो थोड़ा सा सूचना लेके और ज्यादा सूचना लेके आते हैं, डीएसपी साहब या एसपी साहब जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सूचना लेके आते हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, इसीलिए डीएसपी साहब या एसपी साहब को सैलरी ज्यादा मिलती है, कांस्टेबल को सैलरी कम मिलती है। ठीक है, और यही की रीजन है, क्योंकि उसका ब्रेन है, उसका देखने का तरीका है, वो गया। ठीक है, जैसे हम आपको भेजते हैं कि अरे सो राखी तुम जाके देखो तो स्कूल में क्या हो रहा है, तो राखी आएगी स्कूल में बोलेगी हाँ सर सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक दो टीचर पढ़ा रहे हैं और बस यही हो रहा है सर, हम आ गए, जैसे रोज होता है सर आज। राखी बुरा मत मानना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए तुम्हारे बीच से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत मानना। ठीक है, ये मत समझना कि मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो गया, ना मैं किसी का सम्मान कर रहा हूँ ना किसी का अपमान कर रहा हूँ, हम समझाने के लिए दे रहे हैं। मनसिका आती है, मनसिका को मैं भेजता हूँ कि मनसिका जाके देखो तो स्कूल में क्या हो रही। मनसिका आती है, बोलती है सर क्लास 2 में तो सर इस चीज की पढ़ाई हो रही है, उसको होमवर्क दिया गया है, बच्चे होमवर्क बना रहे थे और वो उस क्लास में टीचर नहीं थे, और दूसरे क्लास में जो टीचर थे पांचवा छठा में वो सर ये पढ़ा रहे थे, और बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे मैथ दिया गया था वो पढ़ा रहे थे, और 9th 10th का स्थिति ये था, और पिंकू सर ऑफिस में बैठे हुए थे। ठीक है, अविनाश सर जो है और रीमा मैम, ऐसे करके पूरी सूचना लेके चली जाती है। सूचना तो दोनों लेके गई, अब तुम ये बताओ, ठीक है, कि किसकी सूचना सही है और कौन ज्यादा सही सूचना दे रहा है। जाहिर सी बात है, यही जिंदगी में भी होता है। ठीक है, तो जो ऑर्गन जैसे ही आप पढ़ाई पढ़ता सब है, उस चीजों को कैसे निकालिएगा, तो चीजों को निकालिए कि अस्थिर से पढ़िए, लिख के पढ़िए, सोचिए तो चीजें निकल के सामने आएगी और आप एग्जाम में टॉप कीजिएगा। जो टॉपर होते हैं किसी भी एग्जाम में वो आसमान से टपक के नहीं आते, उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, उसके घर में भी यही तमाशा होता है जो आपके घर में होते हैं। अंतर इतना ही है, उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है। उसको पता है कि मेरे घर में हल्ला हो रहा है दिन में, तो हम रात में जग के पढ़ेंगे। उसको पता है, ठीक है, कि मेरे घर के लोग 7 बजे उठेंगे, तो हम 3 बजे से लेकर के 7 बजे भोर तक 4 से 5 घंटा पढ़ लेंगे। ठीक है, उसको पता है, ठीक है, कि हमारा कमजोर सब्जेक्ट क्या है, कमजोर सब्जेक्ट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो आसान सब्जेक्ट है उसको हम माइंड थोड़ा जब पढ़ते पढ़ते बोझिल हो जाएगा तब पढ़ेंगे। तुम अक्सर देखोगे किसी भी क्लास के बच्चे को पहला दूसरा चैप्टर बड़ा बढ़िया रहता है और अंतिम वाला चैप्टर 4 5 चैप्टर अंतर पढ़ता ही नहीं है, समझे में नहीं आता। क्यों? बार बार पहला दूसरा चैप्टर को पढ़ता रहेगा। हम आपको ये इसलिए बता रहे थे कि ये मानव का व्यवहार है, यही ऑर्गेनाइजेशन में भी व्यवहार जाता है।
क्योंकि ये माना जाता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग हैं? ऑर्गेनाइजेशन में इंसान है, आदमी है, हमारे जैसा, आपके जैसा, गांव का, शहर का, पढ़ा लिखा। तो उसका भी व्यवहार होगा, और उसके व्यवहार को जो हम कंट्रोल करेंगे उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। और आदमी के संगठित व्यवहार को, सारे आदमियों के सामूहिक व्यवहार को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। और उसको कंट्रोल करना, उसको चलाना, और उससे फायदा लेना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी बचा रहे, संगठन भी बचा रहे, संगठन को हम अच्छा से यूज भी कर ले। ठीक है। और उसका जो मनचाहा रिजल्ट भी हम ले लें। यही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसकी पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट होता है ये। हर, चाहे वो रिलायंस का कंपनी हो, टाटा का कंपनी, हर में होता है ये। रिलायंस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी सारा विंग होता है। ठीक है। तो यही चीजें हैं, आपको मैंने समझा दिया कि ऑर्गेनाइजेशन एक औपचारिक होता है जिसको ऑफिशियल कहते हैं, एक अनऑफिशियल कहते हैं। जैसे अनऑफिशियल को ऐसे भी समझिए, जैसे आप राखी आती है स्कूल में, पैसा देती है, स्कूल की विद्यार्थी आके बैठ के पढ़ रही है, कुछ बना रही है। ठीक है। स्कूल का टाइम हुआ, चली गई। ठीक है। ये हो गया ऑफिशियल, ऑफिशियल आवर में। यदि राखी का व्यवहार अच्छा है तो वो टीचर को बोलेगी, सर थोड़ा मैं वीक हूँ, तो हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम आधा घंटा पहले आ जाना, या आधा घंटा रुक के जाना, तुमको जो है पूछ लेना। ठीक है। टीचर उस पर आधा घंटा फोकस कर देता है। क्यों? यह राखी के व्यवहार से हो रहा है। इसके लिए राखी पैसा नहीं दे रही है, ना टीचर पैसा मांग रहा है। व्यवहार, आपका व्यवहार आपके लिए घर में, घर के बाहर अच्छी परिस्थितियां पैदा करता है। आदमी या बच्चा 2 से 3 साल की उम्र में बोलना सीखता है, और कैसे बोले पूरी जिंदगी सीखता है। नहीं तो यही जुबान, यही बोली मार खिलाता है, गाल फुला देता है मार के। तो यही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, और आपको ये समझना है। आप जब कभी भी जहां कहीं भी जाएं, आपकी पूरे दिमाग की खिड़की खोल के रखें कि कैसे होता है, क्या होता है। यही सिनेमा देखने लोग जाता है, एक सिनेमा देखता है कि मारा, ढिसुम ढिसुम किया, हीरो मारा, भागा, ऐसे हुआ, खत्म। और एक व्यक्ति जाता है तो सिनेमा देखता है, तो प्रोड्यूसर बन के सोचता है कि अच्छा जी, हम सिनेमा बना रहे होते तो हम इसमें ये करते। एक्टर ने क्या भूमिका किया, एक्टर ने यहाँ गलती की, यहाँ एक्टर को और अच्छा करना चाहिए था, जो ये नहीं किया, इससे फिल्म और अच्छी बन जाती। अब तुम देख रहे हो, सफल और असफल में यही अंतर है। एक असफल व्यक्ति गया, एंजॉय किया, भाग गया। एक सफल व्यक्ति एक साथ सिनेमा भी देख रहा है, मजा भी ले रहा है, और साथ में ये भी उसके दिमाग में एक सृजन चल रहा है। सृजन का मतलब बताया, जन्म लेना, किसी चीज का निर्माण करना। उसके दिमाग में कंस्ट्रक्टिव बात भी चल रही है, एक सृजनात्मक बात भी चल रही है, सृजन भी हो रहा है कि इस एक्टर को कैसे काम करना चाहिए, इस एक्ट्रेस ने क्यों ऐसा काम नहीं किया, जो प्रोड्यूसर है जिसने इस पिक्चर को बनाया, क्या जो मैसेज देना था पिक्चर में वो सफल हो चुका है। यही चीजें डिसाइड करती है। तो अंतर कुछ नहीं है बाबू, अंतर आपके सोचने में है। इसलिए नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। काम करने का तरीका बदलो, रिजल्ट बदल जाएगा। तुम आज फेल हो तो इसलिए नहीं फेल हो कि तुम्हारा जीन खराब है, तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से हो, तुम इस धर्म से हो, उस धर्म से। तुम इसलिए फेल हो, तुम इसलिए पीछे हो, तुम्हारा काम करने का तरीका अलग है। तुम नहीं हारे हो, तुम्हारा काम करने का तरीका हारा है, उसका रिजल्ट है ये। इस काम करने के तरीका हार गया, इस रिजल्ट को छोड़ दो, दूसरा दूसरा तरीका इख्तियार कर लो, रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा। अक्सर तुम देखोगे, एक आदमी जो गलती करता है उसी गलती को दोहराते तिहराते रहता है। और जैसे ही उसने गलती किया, अपना फ्रेंड सर्किल छोड़ दिया, मतलब फ्रेंड सर्किल जिस लोगों के साथ रहता है उस सर्किल को छोड़ दिया, किताब, स्टडी मटेरियल जो किताब वगैरह, उसको बदल के दूसरा मटेरियल से लाके पढ़ने लग गया, पढ़ने के तरीका में चेंज कर दिया, उसका रिजल्ट होता है बेटा। चाहे आईएएस हो, यूपीएससी हो, कुछ भी, आप फेल नहीं करते, आपके काम करने का तरीका फेल किया। इसको हमेशा जान लेना जिंदगी में। तुम फेल कर रही हो, तुम फेल नहीं कर रही, तुम्हारा काम करने का तरीका, जैसे तुम सोचते हो, जैसे काम करते हो, वो फेल कर रहा है। और इस रूप में देखो, हमेशा जिंदगी आगे चलेगा। तो चलो, हम लोगों ने अभी संगठन को देखा, संगठन को पढ़ा। आगे क्या है बाबू, कैसा नाम है, रुको हम किताब निकालते हैं। आगे हम निकालते हैं किताब।
एक मिनट रुक जाइए, हम ले आए। जरूर। ऐसे बैठे। ठीक है, तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था अभी? उत्पादन, उत्पादन के कारक हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्लियर है? ठीक है। हाँ, संगठन और इंटरप्राइजेस। तो हम लोगों ने क्या, इंटरप्राइजेस किसके कहते हैं? हम लोगों ने देखा कि जो कोई व्यक्ति कोई जोखिम वाला काम करता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि इंटरप्राइजेस कर रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, उसका जो इंडेवर है, ठीक है, वो बड़ा अच्छा है। ठीक है। सामंजस्य पूछे थे ना आप लोग, सामंजस्य का मीनिंग तो हमने बता दिया। ठीक है, सबको साथ लेके चलना जिसमें सबों के लिए गुंजाइश हो। ठीक है, सबको मिला जुला के रखना, वही सामंजस्य होता है। ठीक है, क्लियर? तो क्लियर है, आगे चले हम लोग। कोई बताओ, यस सर। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? यस सर। किसी को कुछ पूछना नहीं है? अब देखिए, नो सर। अब वस्तुएं कई प्रकार की होती है। एक अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन वस्तुओं को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। टीवी जो है आपका, उपभोग की वस्तु। उपभोग का मतलब क्या? उपभोग करने वाला। मेरी बात समझ रही हो आप? उपभोग। ठीक है, उत्पादक वस्तुएं, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे खेत जो है, खेत क्या है? उत्पादक वस्तु, उत्पादित करती है, उत्पादन करती है। ठीक है, लेकिन फसल जो बनता है उपभोग की वस्तु है। उपभोग का मतलब है यूज करने वाला। उपभोग का मतलब हो गया यहाँ पे यूज करने वाला। और उत्पादक का मतलब हो गया कि इस उपभोग को बनाने वाला। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, उपभोग की यस सर। हाँ, उपभोग की वस्तु जैसे, जैसे जैसे हम आपको बताते हैं, कोई फैक्ट्री, जैसे ट्रक। ट्रक क्या हो गया? उपभोग की वस्तु हो गई ना, उपभोग करते हैं। लेकिन जो जो कंपनी ट्रक को बनाती है, उत्पादक वस्तु है हुए या नहीं हुई? कपड़ा को हम जैसे, कॉटन का कपड़ा है, सूती कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, उसका कपड़ा बना के हम लोग, उपभोग की वस्तु हो गई। लेकिन कपड़ा का जो मशीन होगा, जहां कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है, कपड़ा का निर्माण होता है, उत्पादक वस्तुएं वो हुई कि नहीं हुई? तो कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरा कि यूज करने वाले वस्तु को बनाता है। जैसे टीवी को हम यूज करते हैं, और टीवी को कोई बनाता है, कहीं कंपनी में बनता है। जैसे हम मोबाइल को यूज करते हैं, हम उपयोग में लाते हैं, वो उसी को यूज करते हैं। और मोबाइल को कोई कंपनी बनाता है, तो वो जो कंपनी बनाता है वो उत्पादक वस्तुएं हो गई। ठीक है, ठीक है, वो कंपनी बनाता है। कंपनी में जैसे मोबाइल को बनाने में गैलेलियम चाहिए, एल्युमिनियम का ही ब्रांच होता है, गैलेलियम चाहिए। ठीक है, और सिलिकॉन चाहिए, बहुत सारा ऐसा चिप चाहिए होता है, जिसको लेकर के हम उत्पादक वस्तुएं हम बनाते हैं। उत्पादक वस्तु। और उपभोग की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनको कि हम सर्टेनली यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है ना आप लोग को? ठीक है, तो यही हो गया उत्पादक और उपभोग की वस्तुएं। आप लोग घर में लिस्ट बना सकते हैं कि कोई ऐसी चीजें, ठीक है, जो उत्पादक वस्तुएं हुई। और जैसे, जैसे सपोज कीजिए कि हमने क्या बताया था, हमने एक उदाहरण दिया था, रोटी, आटा का, गेहूं का, पाव रोटी का। ठीक है, कि मनसिका आटा बना के रोटी बनाई, गेहूं पिसाई, आटा बनाई, और फिर राखी पाव रोटी बना के उसको ऐसे बेच दी। ठीक है, ऐसे हो गया। तो क्या हुआ कि, क्या हो गया कि आटा, यहाँ क्या हो गया, आटा, यदि हमको पाव रोटी बनाना है और पाव रोटी का बिजनेस करना है, तो पाव रोटी हो गया उपभोग की वस्तु, और आटा हो गई उत्पादक वस्तुएं। उपभोग की वस्तु को जो बनाता है, जो निर्माण करता है, वो उत्पादक वस्तुएं होगी। क्लियर? यहां देखिए लिखा हुआ, उपभोग की वस्तुएं वे हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। तो क्या है? मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या? तो भोजन, वस्त्र, पुस्तक, कलम, रेडियो आदि उपभोग की वस्तुएं हैं।
ये वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तुएं और टिकाऊ वस्तु। जैसे कुछ वस्तु होता है ना जिसको आज यूज किए फेंक दिए, जैसे पॉलिथीन। पॉलिथीन में कपड़ा, पॉलिथीन होता है जिसमें सब्जी लाए या मटन लाए, चिकन लाए या कुछ भी लाए, मार्केट से सब्जी लाए या पनीर लाए, आज यूज किए फेंक दिए, ठीक है। लेकिन वही झोला एक होता है, जिस झोला को आज भी यूज करते हैं, कल भी यूज करते हैं, परसों भी यूज करते हैं। उसी तरह से टिकाऊ वस्तु में आपका पलंग है, मोबाइल भी टिकाऊ वस्तु हो गया, गैस चूल्हा टिकाऊ, ये सारी चीज टिकाऊ वस्तुएं हैं, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको उपयोग किए एक बार उपयोग किए फेंक दिए, ठीक है। घर में आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसी चीज है जिनका आपने एक बार उपयोग किया, खत्म, ठीक है। तो ये एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब उत्पादक, हाँ, खाद्य एवं पेय पदार्थ आदि उपभोग की गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो खाद्य का मतलब खाने वाला, पेय पदार्थ का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कोक पीते हैं, मिरिंडा पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, सारे पेय लस्सी हो गया, आदि उपभोग की गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। ए, हल्ला नहीं, जिनका हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए केवल एक बार में ही प्रयोग किया जा सकता, क्लियर है। इसके विपरीत मतलब इसके उल्टा, रहने का मकान, दादाजी बनाए, उनका बेटा, फिर उनका पोता, सब साइकिल, टेलीविजन, घड़ी आदि टिकाऊ वस्तुएं जिनका एक लंबे समय तक उपभोग होता रहता है। उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन आय प्राप्त करने के लिए, उत्पादक वस्तुएं क्या हो गया, उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, एक दो क्लास पहले। ए, हल्ला काहे कर रहे हो? हमने कहा था कि उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, जैसे हमने बताया था कि 1 केजी आटा को, गेहूं को हमने आटा पिसाया, तो हम 28 रुपया में गेहूं खरीदे। पिसाने के बाद उस आटा की कीमत हो गई 40 रुपया। 40 रुपया हो गया, उस 40 रुपया में 40 रुपया होगा, उस 40 में 40 रोटी निकल सकता है। और एक रोटी की कीमत मार्केट में होटल में 10 से 15 रुपया होती है। आप सोच लीजिए कि जो 28 रुपया का गेहूं था वो 40 रुपया का बना, और उससे 40 रोटी कम से कम बनता है, तो आप उसको 10 से या 15 से गुना कर दीजिए, दैट मीन्स 400 रुपया हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया कि जब हम रोटी बनाते हैं या पाव रोटी बनाते हैं तो गेहूं भी उत्पादक वस्तु हो गई, ठीक है। जैसे हम दूध से खुआ बनाते, पेड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो पेड़ा उपभोग की वस्तु हो गई जिसको यूज करेंगे हम, और उस पेड़ा को बनाने के लिए दूध और चीनी जो है उत्पादक वस्तु हो गई। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। इस प्रकार की वस्तुएं अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है, उत्पादन उत्पादन क्षमता में मतलब वृद्धि करती है। उत्पादक वस्तुएं भी गैर टिकाऊ तथा टिकाऊ होती हैं। उत्पादक वस्तुएं भी होती है, जैसे कच्चा माल, खाद, बीज गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं हैं। बीज जो होता है अधिक दिन चलता है, नहीं चलता। खाद खेत में डालते हैं तब ना उत्पादक वस्तु है, तब ना खाद डालेंगे तब ना उपभोग वाली वस्तु गेहूं बनेगा। गेहूं जब हम देखेंगे, गेहूं को ही हम यूज करना है, तो गेहूं को ही हमको यूज करना है, ठीक है। क्या किसी का कट गया क्या? ठीक है। तो गेहूं को भी जब हमको यूज करना है, तो गेहूं क्या हो गया, उपभोग की वस्तु हो गई। और गेहूं में जब हम बीज डालते हैं, वो खाद डालते हैं, तो उत्पादक वस्तुएं हो गई वे, ठीक है। इसी तरह से अब इसी में टिकाऊ और गैर टिकाऊ होगा। तो टिकाऊ क्या हो गया, कच्चा माल, खाद, बीज गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं हैं। दूसरी ओर मशीन, जैसे ट्रैक्टर हो गया, खेत को जोतते हैं, तो टिकाऊ वस्तु हो गया। कोई उपकरण, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, तो वो उपकरण हो गया, आदि टिकाऊ वस्तुएं हैं जो काफी समय तक उत्पादन कार्य में सहायता देते हैं। क्लियर है क्या सोनी, कोई दिक्कत? नो सर। उपभोग वस्तुओं का वर्गीकरण, उपभोग की वस्तुएं मतलब कंज्यूमर गुड्स, उत्पादक वस्तुएं मतलब प्रोड्यूसर गुड, ठीक है।
तो एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ वस्तुएं और टिकाऊ वस्तुएं उपभोग में दोनों हो जाएगा। उपभोग में भी जो हम यूज करते हैं उसमें भी टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों होगा ना। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये टिकाऊ वस्तु है। ठीक है। और जैसे हम ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है, या फल हो गया, तो ये गैर टिकाऊ वस्तु हुआ ना। उसी तरह से यस सर। उसी तरह से उत्पादक वस्तुओं में जब आएंगे तो यहाँ भी क्या होता है, सिंगल यूज और मॉडरेबल गुड्स। ठीक है। और जैसे जैसे बताया था, खाद बताया था, बीज बताया था। और एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये सारी चीजें। क्लियर। अब देखिए, कृषि रामपुर की मुख्य उत्पादन क्रिया है। जैसे दमगरी का भी, नादो का भी, चाहे रोता हो, बरसम हो, सबका मुख्य उत्पादन क्रिया है। गांव की लगभग 75% कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। या तो कोई खेत जोतता है, या तो कोई खेती करता है। कोई खेत जोतता है, कोई खेती करता है, कोई जो फसल होता है उसको थ्रेसिंग करता है। तो सब तो कृषि कार्य में संलग्न है ही ना। संलग्न का मतलब होता है साथ में लगा हुआ। एक दिन हमसे पूछी थी समीक्षा सूचकांक। हमने बताया था शेयर मार्केट में होता है, सेंसेक्स वगैरह बताया था समीक्षा। इसको देखो, सूचकांक का मतलब क्या होता सूचकांक का मतलब होता है सूचना देने वाला अंक। अंक यहाँ सूचकांक है। तो इसका मतलब अनुस्वार को अंक, सूचक अंक हो गया। तो सूचना देने वाला अंक, जिससे ये पता चलता है कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। समझ रही है ना समीक्षा। ठीक है। तो यही सूच सर हाँ बेटा, हाँ बाबू बोलो। ओए, चुपचाप करो, मने मन शांति से। क्लियर बाबू। हाँ। कृषि रामपुर की मुख्य उत्पादन क्रिया है, हर जैसे बरसम का, रोता का, दमगरी का, हर का। और कृषि से संलग्न हम बता ही दिए कि कोई खेती करेगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा, तो जब फसल कट जाएगा तो कोई काट के लाएगा। ठीक है। कोई उसे थ्रेसिंग करेगा। ठीक है। तो सारा तो कृषि के साथ संलग्न ही है ना। ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं कि कृषि के जुड़ा हुआ अनाज का जो है कि बिजनेस करता है। गेहूं को, सारा गेहूं ले जाके बाजार में बेचेगा। कोई गेहूं का गोदाम बनाए हुए है कि इसी गोदाम में हम गेहूं रखेंगे, और जब गेहूं का रेट बढ़ जाएगा तब जाके हम बेचेंगे। तो कृषि कार्य में संलग्न ही हो गया सब। कृषि इनकी आजीविका, आजीविका मतलब क्या होता है कि जीवन को चलाने वाला मुख्य स्रोत है। इनमें कुछ किसान हैं, शेष दूसरे की भूमि पर कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। कृषि श्रमिक का मतलब क्या हुआ? श्रमिक का मतलब हमने बताया था कि जो श्रम करता है। तो कृषि श्रमिक का मतलब हो गया जो कृषि में श्रम करता है। जैसे दूसरे खेत है, मान लीजिए समीक्षा का, और समीक्षा के खेत पे जाकर के हम जो है ना कि उसका घास उखाड़ते हैं या उसका फसल काटते हैं, तो हम समीक्षा के कृषि श्रमिक हो गए। ठीक है। समीक्षा के खेत में जाकर के हम कुछ भी फसल बो दिए। ठीक है। उसका हमको पैसा मिल गया। ठीक है। हम कुदाली चला दिए, तो हम उसके कृषि श्रमिक हो गए। ठीक है। यही चीजें इन किसानों, श्रमिक, कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के रहन सहन का स्तर मुख्य रूप से कृषि की उपज पर निर्भर करता है। हम बताए थे ना कि घर की आमदनी अच्छी होगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। हमने आपको बताया था कि किसी का 5,000 रुपया मिलता है, तो उसका 5,000 रुपया आमदनी है, तो उसका ज्यादा खर्चा क्या हो जाएगा? खेती खाने पर ही खर्चा हो जाएगा। लेकिन जब 10,000 रुपया खर्चा होगा, मतलब आमदनी होगा, तो क्या होगा कि जो क्वालिटी का खाना है, क्वालिटी का मतलब समझ, पनीर भी चाहिए, मटन भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, घी भी चाहिए, ठीक, अच्छा रोटी चाहिए, दही चाहिए, मिठाई भी चाहिए। तो 5,000 के खा लिए, उसके बाद जो रेस्ट बचेगा तो उससे कपड़ा आएगा, एजुकेशन आएगा, हॉस्पिटल की व्यवस्था आएगी। तो किसी भी व्यक्ति का जब सैलरी मिलता है, तो उसके, यदि किसी को कम आय मिलती है तो उसके कम आय का सबसे ज्यादा, किसी के आय का किसी के किसी के आय का सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है, उसका सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? उसके भोजन पे होता है। लेकिन जैसे ही उसकी आमदनी बढ़ती है,
तो भोजन के अलावा दूसरे कामों पे खर्चा हमने बताया था कि समीक्षा, ये राखी का उदाहरण देकर के हमने बताया था, आपको याद होगा। इनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि कैसे होगा? मान लीजिए हमारे गांव में अधिकांश लोग जो है कृषि पर निर्भर है, और कृषि पर जब निर्भर है, ए बाबू ए हल्ला क्यों कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं ना, या तो चुपचाप पढ़ो। हमने क्या कृषि उत्पादन पे हम लोग जब वृद्धि करेंगे तो कैसे वृद्धि करेंगे? आपको पता है हरित क्रांति हुई थी, द्वितीय हरित क्रांति हुई थी। क्रांति का मतलब हमने क्या बताया था? क्रांति का मतलब होता है कि एक ऐसा क्रांति जिसमें अचानक ढेर सारा परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो उसको क्रांति कहते हैं। बदलाव, बदलाव का मतलब होता है धीरे धीरे बदल रहा है, और क्रांति का मतलब होता है अचानक और बहुत तेजी से बदलाव आ जाए, बहुत तेजी से परिवर्तन आ जाए, तो उसको क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना कि इस जगह पे क्या हो रहा है आपका, ठीक है, कि अचानक जो है कृषि उत्पादन में हरित क्रांति, तो हरित क्रांति में, हरित का मतलब कृषि में क्रांति, और कृषि में क्रांति कैसे आई, तो हम लोग कृषि क्रांति के समय पढ़ेंगे। अभी हम लोग चूंकि उसी से जुड़ा हुआ है, कृषि क्रांति से ही जुड़ा हुआ है कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो कैसे करते हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि? तो आप देखिए कि आपके यहाँ का जो किसान है वो फसल बोता तो है, और फसल जब बोता है तो उस फसल का पटवन कहाँ से करता है? या तो बारिश होती है उससे होता है, ठीक है, या पंपी सेट से होता है। तो पंपी सेट से डीजल मिलेगा तब होगा, या इलेक्ट्रिक आजकल के आ गया तो उससे होगा, ठीक है। तो जिसके पास इलेक्ट्रिक का पंप सेट नहीं है, ठीक है, वो कैसे करेगा? वो तो हमेशा, वो हमेशा वर्षा के पानी पर निर्भर रहेगा। तो पहला चीज, यदि हम सिंचाई की व्यवस्था कर दें, तो सिंचाई की व्यवस्था करेंगे तो क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगा, पहला चीज। दूसरा, कि यदि हम, जो बीज होता है, बीज बीज जिससे पौधा बनता है, यदि उस बीज को सुआ ने, सुआ होता है ना, छोटा छोटा टुकड़ा घर में होता है, सुआ, सुआ हुआ होता है, ठीक है, पिल्लू उल्लू लगता है ना बीज में, कि बीज में पिल्लू लग जाए या उसको कोई कीड़ा लग जाए, तो जब उस बीज को हम बोएंगे तो क्या होगा? उस बीज को बोने के बाद, उस बीज को जब हम बोएंगे तो उससे फसल का उत्पादन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? यदि हमारा बीज अच्छा नहीं है तो हमारा फसल का उत्पादन भी बढ़िया नहीं होगा, पौधा भी बड़ा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि साइंटिफिक रूप से, यदि हमें अच्छा बीज मिलता है, सरकार के द्वारा बीज मिलता है, या हम कहीं से खरीद के अच्छा बीज लाते हैं, तो देखिएगा कि उसका उत्पादन भी बड़ा होता है, फल भी बड़ा लगता है, और बड़ा अच्छा पौधा बनता है उसका। तो कहने का मतलब कि सिंचाई होना चाहिए, बीज चाहिए अब, ठीक है, बीज भी चाहिए, कि बीज जब अच्छा होगा तो उसका उत्पादन भी बेहतर होगा। तीसरा क्या चीज चाहिए? अब आप हमको ये बताइए कि जब हम खेत को जोतते हैं, चाहे ट्रैक्टर से जोते हैं या हल से जोते हैं, पहले हल से जोतते थे, हल से पहले भी आदमी आदमी खुद कुदारी से जोतता है, कुदारी भी तो जोतना ही है। तो जब हम ट्रैक्टर से जोतते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरा होता है, मिट्टी भुरभुरा होता है, मिट्टी में हवा मिलती है, और जब मिट्टी में हवा मिलती है तो क्या होता है कि जब हम बीज को रोपते हैं तो बीज मिट्टी से पानी लेता है, पानी में, सॉरी, मिट्टी में हवा भी है, तो उससे उसको ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? बीज में अंकुरन होता है, बीज में अंकुरित होती है, और उसी से जो है वो बीज जो है फसल के रूप में उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब कि यदि यदि खेती के लिए गहरी सिंचाई, गहरी 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 जुताई, मतलब जोतना, गहरी गहरी जोत, या यदि जोतना, ठीक है, जैसे हल और फाल से या ट्रैक्टर से, ए लड़का, गहरी जुताई का मतलब हो गया कि, यहां सुनो हम जो बोल रहे हैं, हम पूछेंगे तुम लोग से। ए ए बंदर, तो गहरी जुताई का मतलब हो गया कि कोई भी मिट्टी में हम उठ के पीटेंगे यदि किसी ने हल्ला किया तो। हम यदि पढ़ा रहे होते हैं और पढ़ने वाला कोई काम कर रहे होते हैं, कोई डिस्टर्ब करता है तो हम छोड़ते नहीं है। और तुम लोग भी पढ़ाई करो, चुपचाप शांति से करो, किसी को डिस्टर्ब कभी नहीं करना चाहिए पढ़ते वक्त। कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा हो, कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
तो कहने का मतलब कि गहरी जुताई यदि हम ट्रैक्टर से करते हैं या जिस चीज से, तो क्या होगा कि फसल नीचे जाएगा। फसल का जो बीज होता है ऊपर ही नहीं रहेगा, जमीन के ऊपर नहीं रहेगा, तो जमीन के नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, जड़ नीचे फैलेगा। ठीक है। तो ज्यादा पोषक जो मिट्टी के अंदर है, उस ज्यादा पोषक पदार्थ को वो पौधा ले पाएगा। और जब ज्यादा पोषक पदार्थ को पौधा ले पाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात इससे क्या होगा, ठीक है, इससे पौधा ज्यादा अच्छा होगा, उत्पादन ज्यादा अच्छा होगा। पहला तो ये चीजें हो गया। दूसरा चीज, तुम थोड़ा सा साइंटिफिक रूप से और सोचो। यदि हमें मौसम विज्ञान के द्वारा ये पता हो जाए कि यहाँ इस मौसम में ये फसल इस एरिया के लिए सही है, इस मिट्टी के लिए ये फसल सही है, इस मिट्टी के लिए ये बीज सही है, तो हम लगा के उसकी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम हमको पता है कि हमको नहीं पता है कि इस मिट्टी में कौन सा अनाज पैदा होगा, हम सब अनाज लगा देते हैं। हम सब अनाज लगा देते हैं, नतीजा क्या होता है कि हमारा उत्पादन कम होता है। और यदि हमें पता हो, आज के डेट में होता है ना कि सॉइल टेस्टिंग होता है, मिट्टी का टेस्ट होता है, ठीक है, और मिट्टी का मिट्टी को टेस्ट करता है, बताता है कि इस मिट्टी क्षारीय है, अम्लीय है, इस मिट्टी में कौन सा दोमट मिट्टी है कि बलुआही मिट्टी है कि बांगर मिट्टी है कि खादर मिट्टी है, ठीक है, कि लेटराइट मिट्टी है कि लाल मिट्टी है कि क्या मिट्टी, कि क्ले मिट्टी है। ये सारी चीजें पता चलती है। और जब पता चलती है तो उसके अनुसार यदि हम फसल बोएंगे तो मेरा उत्पादन अच्छा होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब, हमने आपको बताया ना कि जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में जाएंगे तो हम ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो फसल की क्या, मिट्टी की क्या ताकत है, मिट्टी कितना हमको दे सकता है, उसी ढंग का फसल हम बोएंगे। ठीक है। और इसी को फसल चक्र कहते हैं। हम लोग के यहाँ भी फसल चक्र होता है। घर में आप पूछिएगा तो बताएंगे कि इस फसल के बाद ये, इस फसल के बाद ये, इस फसल के बाद ये बोएंगे। तो मिट्टी क्या होता है ना कि अपने आप मजबूत हो जाता है। मिट्टी इससे उससे बैलेंस कर लेता है। ठीक है। और मिट्टी की पोषकता, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है, वो बनी रहती है। कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, एक तो सिंचाई चाहिए, एक तो बीज चाहिए, एक तो गहरी जुताई चाहिए, और चौथा वैज्ञानिक तरीके से खेती चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से खेती। ठीक है। चौथा और पांचवा, पांचवा चीज यही बताइए कि हर एक आदमी आपके गांव में भी या दूसरे गांव में भी, ये जो रामपुर है वहां भी, किसी के पास एक किसी के पास किसी के पास 1 कट्ठा जमीन है, किसी के पास 2 कट्ठा जमीन है, किसी के पास कहीं 10 कट्ठा का जमीन है। तो यदि छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा है तो वहां वैज्ञानिक खेती कैसे होगा, जब तक उसका चकबंदी नहीं होगा, जिसको अंग्रेजी में कंसोलिडेशन कहते हैं, वो चकबंदी नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि समीक्षा का जमीन जो है 2 कट्ठा यहाँ, 3 कट्ठा वहां, 2 कट्ठा वहां है, ठीक है, तो एक अकेला समीक्षा को 3 जगह देखना पड़ता है। बकरी आ गई, गाय खा गया, ये हो गया, छोटा छोटा खेत है, ठीक है, और यदि समीक्षा की सारी खेत जो 3 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा सारा जगह एक जगह हो जाए तो कितना हो जाएगा, समीक्षा को भी काम करना कितना आसान हो जाएगा, सारे खेत पर निगरानी करना कितना आसान हो जाएगा, ट्रैक्टर से या एक बार में जुताई करना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है। और बड़ा एरिया को निगरानी करना, उसमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करना, पटाना, सब आसान हो जाएगा। उसका जो मेहनत बिखरा हुआ है वो मेहनत बच जाएगा। तो ये सारा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम, ठीक है, इसके अलावा और सारी चीजें हैं जिसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती किसको कहते हैं आप लोग जान लीजिए। पहले प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार का खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता होगा, आपके दादाजी बताएंगे कि आज के जो फसल होते हैं ना उसे यूरिया खाद ज्यादा पड़ता है। नतीजा क्या होता है कि उत्पादन तो ज्यादा होता है लेकिन टेस्ट नहीं होता है। पहले का जो आलू होता था, पहले का जो चावल होता था, उसमें टेस्ट होता था ज्यादा। भले कम उपजता था लेकिन टेस्ट ज्यादा होता था, क्योंकि उसमें यूरिया खाद की ज्यादा जरूरत, खाद नहीं दिया जाता था। उसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण कि खेत में यूरिया, पोटास, ठीक है, वो यूरिया, पोटास जो भी है, वो चीजें नहीं डालना पड़े और बगैर उसके डाले हुए खेत में अनाज का उत्पादन बढ़िया हो। तो ये कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि खेत में एक जोंक होता है, जोंक जिसे चाली कहते हैं।
हर एक मिट्टी के अंदर जो वो चाली होता है ना, उस चाली से उस खेत की उर्वरा शक्ति, उसकी प्रोडक्शन, ठीक है, उस खेत का जो ये मिट्टी का जो ये ताकत होता है वो बढ़ता है। हम लोगों ने क्या किया कि मिट्टी को जोतने लगे, उसमें खाद डालने लगे, यूरिया डालने लगे, उसके बाद जो होता है ना खर पर जो कीटनाशक होता है वो डालने लगे। नतीजा क्या हुआ कि जितने भी जोंक होते थे, जो मिट्टी का मतलब मिट्टी की पोषण क्षमता को, मिट्टी की ताकत को हमेशा प्राकृतिक रूप से बना के रखता था, वो मरने लगा। नतीजा क्या हुआ कि मिट्टी अब खेत में उत्पादन करना है तो इस बार 5 किलो यूरिया, तो अगले बार 7 किलो यूरिया, तो अगले बार 10 किलो यूरिया, ऐसे डालने लगे। मिट्टी की ताकत घट गई। तो मिट्टी की ताकत को यदि हम प्राकृतिक रूप से खेती करके मिट्टी की ताकत को यदि हम बढ़ा देते हैं तो मिट्टी की ताकत भी बढ़ती है। अनाज का जो उत्पादन होता है उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। और खाद और यूरिया डालने के नहीं डालेंगे फिर भी उत्पादन उतना होता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है। क्योंकि आपके घर में, हमारे घर में हर जगह होता है कि हम जो कल किए थे हम आज भी वही करेंगे, और आज जो किए परसों भी हम वही करेंगे। नया चीज को जल्दी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करता। और नया चीज को कौन एक्सेप्ट करता है? तो पढ़ा लिखा व्यक्ति। पढ़ा लिखा व्यक्ति नए नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है। और जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, या हमारा जो समाज है, उसमें ज्यादा लोग क्या होते हैं ना कि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा किसी परिवर्तन को। जैसा कल चल रहा था उसे चलने दो, यदि थोड़ा भी चेंज कर दिए तो हल्ला मचाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो प्राकृतिक खेती यदि नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये है कि हम लोग नए चीजों को स्वीकार करने से डरते हैं। पूरे विश्व में वो सभ्यता और वो संस्कृति या वो जाति सबसे आगे जाती है जो नए नए चीजों को स्वीकार करती है और अपनी जिंदगी में सबसे पहले लेके आती है। और इस रूप में और इस रूप में हम लोगों को इस रूप में चीजों को देखना होगा। ठीक है। और चूंकि आप लोग अब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, ठीक है, समझदार हैं, तो हाँ यहाँ देखिए गहन खेती आ गया। ठीक है। विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब क्या? विस्तृत का मतलब क्या होता है? हमने बताया था ना एक दिन, इंटेंसिव स्टडी और एक्सटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव गहन अध्ययन, देखिए इंटेंसिव बताया था आपको याद होगा, गहन अध्ययन, और एक्सटेंसिव व्यापक अध्ययन। ठीक है। गहन का मतलब होता है किसी एक चीज पे फोकस करना, और व्यापक का मतलब होता है पूरे विस्तार से फोकस करना। जैसे पूरे बुक को आप पढ़ते हैं आर पार तो वो एक्सटेंसिव स्टडी हो गया, और किसी चैप्टर को, किसी पैराग्राफ को या फुट नोट्स बना के पढ़ते हैं तो इंटेंसिव और गहन अध्ययन हो गया। ठीक है। और इस रूप से गहन अध्ययन और व्यापक अध्ययन दोनों मिला के अध्ययन पूरा होता है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। जब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। ठीक है। मैथ में पढ़ते हैं ना, भुजा गुना भुजा या लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना ऐसे। ठीक है। तो यहां हो गया, जब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है तब उसे विस्तृत खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। तो जैसे कृषि योग्य भूमि को, तो जैसे हम आपको बताते हैं, आपका गांव है, आपके गांव में बहुत सारे अभी दमगरी मान लीजिए लेते हैं, या लदवा को भी कहीं लेते हैं। तो ये जो नदी बह रही है दमगरी के बगल से, इसके दोनों कछाड़ पे, दोनों मतलब दोनों तट पर बहुत सारे ऐसे जमीन है जो ऊंचा है जहां कुछ भी नहीं उपजता। उस जमीन को यदि हम खेत उस जमीन पर भी उस जमीन पर भी उस जमीन पर भी उस जमीन पर भी यदि हम खेती करते हैं तो खेती का एरिया फैला ना, क्षेत्रफल फैला ना। जैसे गब्बी है, गब्बी होगा दमगरी और के आसपास गब्बी है, उस गब्बी में पानी लगा रहता है। ठीक है। यदि हम उसमें मिट्टी भर के उसको हम यूज कर लें खेती के रूप में तो आया या नहीं आया? बहुत सारे ऐसे जमीन है जहाँ की हमेशा घासे लगा रहता है, कभी खेती नहीं हुई। ठीक है। तो उसको भी जुताई करके और उसको भी खेती के रूप में, अरे समझ नहीं रहे हो तुम लोग, क्यों हल्ला कर रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब हुआ ये है कि हम ऐसे रूप से विस्तृत कर सकते हैं, खेती को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज है। विस्तृत कृषि के अंदर कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए नई भूमि, तो नई भूमि कहां से होगा?
तो नई भूमि कहां से? कोई नई भूमि तो है नहीं, पहले से भूमि तो सारी भूमि पहले भी थी। तो जो भूमि मान लीजिए जहां पे जहां पे खेती नहीं होती थी, ऐसे छूटा हुआ था, जंगल था। एक मिनट रुको तुम लोग, नहीं समझ में आ रहा है, पटक पटक के मारेंगे तब तुम लोग को। अपना बोले ना, अस्थिर से पढ़ा रहे हैं ना तुम लोग को, दीदी को उसको पढ़ा लेंगे, हम नहीं गुस्सा करेंगे। अभी पढ़ा रहे, डिस्टर्ब करोगे तो भयंकर मारेंगे। पढ़ाई करो ना, स्थिर से किताब देखो ना, कुछ रिवीजन करो चुपचाप। पढ़ा रहे हैं ना, तुम लोग को भी पढ़ाएंगे, कोई डिस्टर्ब करेगा तुम लोग गुस्सा नहीं आएगा? तुम लोग नहीं पढ़ सकते हो तो हम जो बता रहे हैं सुनो इसको, ठीक है? तो इस रूप से हम लोग देखते हैं कि विस्तृत कृषि के अंतर्गत कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए नई भूमि पर खेती की जाती है। और ये नई भूमि कहां से आती है? ये नई भूमि आती है कि जिस पर खेती नहीं की, जैसे चारागाह वाला भूमि है, जहाँ पे पशु का चारण होता है, जहाँ पे मान लीजिए जंगल झाड़ है, जो पानी से पटा हुआ था, पानी के अंदर छिपा हुआ था, उस भूमि को ऐसे करके। परंतु रामपुर में कृषि योग्य भूमि की मात्रा निश्चित है। कहने का मतलब कि वहां जितना कृषि का भूमि था उसमें पहले से ही खेती होती थी। पिछले लगभग 40 वर्षों के अंतर्गत रामपुर में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि पूरा जमीन पे खेती हो ही नहीं था, तो क्या वृद्धि होगा? वृद्धि तो वृद्धि तो वहां होगा ना जहाँ छूटा हुआ जमीन है, ठीक है? इसके पूर्व किसानों ने गांव के कुछ चारागाह, चारागाह का मतलब समझते हो ना? चारागाह, जहाँ पशु को चराया जाता है, बंजर भूमि जहाँ पे कुछ नहीं उपजता, अकृषि भूमि, अकृषि भूमि का मतलब कृषि, जहाँ पे खेती नहीं की जाती है, जैसे शमशान घाट हो गया, ठीक है, जहाँ जलाया जाता है लोगों को, जहाँ ये जैसे ये हो कब्रगाह हो गया, ठीक है, ऐसी भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाकर उसे कृषि कार्यों में लगाया था। परंतु अब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, क्लियर? सारा भूमि आप ले लिए। अब क्या है कि गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, कृषि फसलों के उत्पादन तथा कृषि सुविधाओं की दृष्टि से हम रामपुर की तुलना पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी विकसित गांव से कर सकते हैं। किसी विकसित गांव में जैसे खेती होती कर सकते हैं। यहाँ के किसान अपनी संपूर्ण कृषि योग्य भूमि को कृषि कार्यों के लिए ही प्रयोग करते हैं। यहाँ के सारे किसान जो हैं अपनी कृषि भूमि को कृषि कार्य के लिए ही प्रयोग करते हैं। कोई भी भूमि पड़ती नहीं छोड़ी जाती है। और रामपुर में विस्तृत कृषि की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां पे पड़ती तो भूमि है ही नहीं। अतः किसानों ने अपने उपलब्ध भूमि से ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया। अब मान लीजिए कि आपके दो ढंग से कृषि बता सकते हैं ना। एक तो कैसे बढ़ाएंगे? एक मेरे पास, मेरे गांव में मान लीजिए दमगरी में अभी 50 बीघा जमीन है, दमगरी पूरे सारे गांव के मिला करके, और 5 बीघा जमीन छूटा हुआ है, नदी के पेट में है, चारागाह है, वहाँ वहाँ खेती नहीं होती है, ऐसा 4 बीघा जमीन है या 5 बीघा जमीन है, उसको भी हम जोड़ लेंगे तो 45 बीघा जमीन हो गया। तो ऐसे तो खेत को हम बढ़ा लिए, लेकिन खेत को हम बढ़ा लिए, अब क्या है कि इसी 45 बीघा में हमारे पूर्वज, मान लो कि 45 बीघा में 45 मन ही उग जाते थे। यदि हम साइंटिफिक तरीका से खेती करें तो इसी 45 बीघा, जो मान लीजिए पूरा मान लेते हैं, मान लीजिए दमगरी में 45 बीघा जमीन है, तो 45 बीघा जमीन को यदि हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे तो 450, एक एक बीघा में 10 मन या 20 मन की भी खेती कर सकते हैं, 30 मन भी खेती कर सकते हैं, 40 मन भी खेती कर सकते हैं। और ऐसे में सोचिए तो क्या हो गया, मतलब पहले 45 बीघा में 45 मन होता था, और आज क्या हो रहा है कि वही 45 बीघा में 450 मन हो रहा है। कहने का मतलब कि जमीन को 10 गुना बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? उत्पादन बढ़ा के उस जमीन को हम 10 गुना बढ़ा दिए ना। जैसे पहले सोनी 24 घंटा में एक ही काम कर पाती थी, अब सोनी क्या करती है, इतनी इंटेलिजेंट हो गई कि पूरे दिन भर में वो क्या करती है कि 10 काम कर डालती है। जो पहले एक काम करती थी वो इतना मैनेज करके काम करने लगी, ठीक है, सुबह में कर दी, दोपहर में कर दी, शाम में कर दी, रात में कर दी, सुबह उठ के कर दी, मतलब ऐसे 10 काम कर ली। कहने का मतलब कि सोनी
एक दिन मतलब 10 दिन, जो पहले एक दिन था उसका, ठीक है, अब वो 10 दिन बराबर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे हम आपको बताते हैं, अभी आप 2 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं या 4 घंटा पढ़ते हैं, और जब परीक्षा आता है और तो आप क्या करते हैं, 24 घंटा में, ठीक है, 4 घंटा सोते हैं और 20 घंटा किताब लेके चिपके रहते हैं। तो 20 घंटा जब किताब लेके चिपके रहते हैं, तो ऐसे तो आप 4 घंटा पढ़ते हैं और थक जाते हैं, और जब आप एग्जाम के समय 24 घंटा कितना, 24 घंटा नहीं, मतलब 20 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 घंटा, 4 घंटा सोए, 20 घंटा, तो 20 घंटा आप पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि एक दिन में 5 दिन का पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ एग्जाम के समय। और जो एक दिन में 5 दिन का पढ़ाई होगा, पढ़ता है बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो खाना बनाने में मेहनत नहीं बर्बाद करके दूध में आटा घोल के पीते हैं जी। और ऐसे बच्चे जिंदगी में अच्छे करते हैं, और फिर जिंदगी का सारा सुख लेते हैं। सोचते हैं कि अरे हम जो उतना मेहनत हम उसमें करने जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आटा को लिए, दूध में उबाल दिए और उसी को पी लिए, तो आटा भी चला गया, दूध भी चला गया, पौष्टिकता भी बन गया, और फिर सारा टेंशन खत्म हो गया। और इस रूप में वो अपना समय बचाया, इस रूप में वो अपना समय बचाया। और जिस किसी ने अपनी समय बचाया आज के डेट में, वो पैसा बचाता है। कैसे? आप ट्रेन से जाते हैं, कोई 4 घंटा में ट्रेन बचाती है, कोई 1 घंटा में पहुंच जाती है। तो जो 1 घंटा में ट्रेन पहुंचाती है, पैसा ज्यादा लेती है ना। और जो 1 घंटा में पहुंचाएगी, और आपको 4 घंटा में कोई ट्रेन पहुंचा रही है, तो 3 घंटा आपके पास बचा ना, तो 3 घंटा पटना पहुंच के कोई काम कर लीजिएगा ना। कोई पेशेंट बीमार है, और वो किसी ट्रेन से 4 घंटा में पहुंचेगा, किसी से एक एक घंटा में पहुंच गया, तो 3 घंटा उसके पास टाइम बचा ना, जिसमें उसको जिलाया जा सकता है। पहले यही सहरसा से पटना जाने में 12 से 15 घंटा लगते थे, और आज 4 घंटा में लोग पहुंचते हैं। आप सोचो कि पटना दूर गया कि नजदीक आ गया। और यदि वंदे भारत और या वो बुलेट ट्रेन चलेगी, तो बुलेट ट्रेन चलेगी ना, तो आधा घंटा में पहुंच जाओगे पटना से सहरसा। और यदि वंदे भारत चलेगी, तो 1 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटा में पटना पहुंच जाओगे। तो सोचो कि पटना और सहरसा की दूरी घट गई कि नहीं घट गई? जमीन नहीं घटा, दूरी घट गई। हम तुमको ये सारे उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग की खिड़की खोलना चाहते हैं, तुम्हारे सोचने के तरीका को खोलना चाहते हैं। और जिस दिन तुम्हारे सोचने का तरीका खुल गया ना बाबू, तो देखने का तरीका बदलो, नजारे चेंज चेंज हो जाएंगे। जिंदगी अच्छा बुरा कुछ नहीं होती। एक होली आता है, तो एक होली में कोई रोता है, कितना गंदा होली है भाई, वही होली अगले साल आता है, बहुत खुश होता है। क्यों? उसका मन खुश है। तो नजर बदलो, नजारे बदल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। रामपुर के किसान वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं। वर्षा के मौसम में वो मुख्यतः धान का, ज्वार का, बाजरा की खेती करते हैं। इन्हें खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं, आप देख लीजिए कि धान, ज्वार, बाजरा, ये खरीफ फसल कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या आईएएस का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या दरोगा का एग्जाम हो, कौन सी फसलें रबी फसल हैं, कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं, और कौन सी जायद फसलें हैं, ये फसलों का कैटेगरी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं, तो 1 से 2 नंबर का लीड आपको हमेशा मिलेगा। तो खरीफ फसलों में कौन कौन फसल आते हैं, रबी फसल में कौन कौन फसल आते हैं, और जायद फसलों में कौन कौन फसल आते हैं, पूछा जाता है ना सर। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है। पूछ देगा, अच्छा बताइए, मकई रबी है, ये रबी है, खरीफ है, जायद है, इसमें से सब है, ठीक है, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, कभी पूछ देगा कि बताइए रबी फसल के बोने का समय कब है, अक्टूबर अक्टूबर से लेकर के फरवरी, कभी बोल देगा मार्च से लेकर के अगस्त, ऐसे करके डाल देगा, और आपको सही मार्क पे आना होगा। इसलिए मेरे भाई बहन, बउआ जो भी हो, इन चीजों को तैयार करो। तुम्हारी युद्ध स्टार्ट हो चुकी है, तुम युद्ध भूमि के लिए चलना स्टार्ट कर दिए हो, और इन्हीं एक एक चीज से तुम्हारी विजय मजबूत होती है। अर्जुन
एक दिन में अर्जुन नहीं बना था। वह हर दिन नए नए अस्त्र और शस्त्र अपने पास जमा करते थे। आप लोग भी इस तरह से सारे क्वेश्चनों को देखिए, उसमें सजग सजग हो जाइए। ये क्वेश्चंस हैं, सॉरी इसको यहाँ ऐसे, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। ज्वार और बाजरा की गन्ना मोटे अनाज में होती है। इनका उपयोग मुख्यतया पशुओं के चारा के लिए किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जहां आलू की खेती की जाती है, इसकी फसल लगभग 2 महीने में ही तैयार की जाती है। जाड़े के मौसम में रामपुर में मुख्यतया गेहूं और खेसारी की खेती होती है। देख लो, ये रबी की फसलें हैं। हमने बताया था ना कि कौन सी फसलें। कल को आप आईएएस बनिएगा, और आईएएस को गांव का डेवलपमेंट करना पड़ता है। कल को बीडीओ साहब बनिएगा, गांव का डेवलपमेंट करना पड़ता है। किसान से, चूंकि 75% लोग तो किसान ही है, तो किसान का जब तक विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। तो किसान की समस्या के बारे में, किसानी कैसे होती है, किसानी कैसे की जाती है, कैसे एक बेहतर अनाज का उत्पादन होगा, किसान को कैसे ज्यादा पैसा मिलेगा, किसान की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, और किसान की जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसके बच्चे भी पढ़ेंगे बेहतर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे डेवलपमेंट का, हमारा डेवलपमेंट में से भारत के डेवलपमेंट का, बिहार का डेवलपमेंट का, भारत के विकास का ये एक पार्ट है। अब देखिए, गेहूं नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि कब बोया जाता है, 3-4 बार सिंचाई करने के बाद मई अप्रैल काट लिया जाता है। अब आपसे पूछे कि जो ये रबी की फसलें हैं, तो गेहूं रबी की फसलें हैं, कब बोई जाती है, यहाँ आपके किताब में रखा हुआ है। इसी को आप जाके बाद में गलती करके आइएगा। यदि आप यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो चाहे आप आर्मी के जॉब में जाए, कहीं ये क्वेश्चन बनता है, हर जगह पूछा जाता है। रबी फसल कब है, खरीफ फसल कब है, जायद फसल कब है। ठीक है, कौन सी मिट्टी है हमारी, दोमट मिट्टी है, बांगर मिट्टी है, खादर मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, चट्टानी मिट्टी है। ठीक है, मतलब लाल मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी कपास के लिए ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे करके चीजें पूछी जाती है, इसलिए आप लोग तैयार रखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक टीचर है, आपको गाइड करता है, पढ़ता बच्चा है, टीचर नहीं पढ़ता। आप चौथे पर आप क्वेश्चन कीजिए, क्या क्यों कैसे, और आपको जवाब मिलेगा। उस क्वेश्चन के जवाब खुद ढूंढिए, किताब में, कॉपी में, टीचर से पूछिए, पापा से पूछिए, बड़े भाई हैं उससे पूछिए। खूब क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। फिर देखिए, फिर देखिए कैसे चेंजिंग आता है। दिमाग का खिड़की खुला, फिर तो आप हो गए। इस प्रकार रामपुर में उपजाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में धान हो गया, गेहूं हो गया, खेसारी और आलू प्रमुख है। अपनी अतिरिक्त उपज को, मतलब अतिरिक्त उपज का मतलब क्या हो गया, यदि अभी सिंह अभी खेती करता है तो उसको पूरे साल भर खेती के लिए, अनाज के लिए तो चाहिए, मान लीजिए 4 आदमी का परिवार है तो 20 मन चाहिए, या 25 मन अनाज चाहिए, या 100 मन अनाज चाहिए मान लीजिए। यदि उसके पास 200 मन अनाज है तो क्या करेगा, तो 100 मन के अनाज के अलावा जो 100 मन बचेगा उसको उसको बेचेगा ना। तो मार्केट में कब बेचना चाहिए, फसल के उत्पादन के साथ ही बेच देना चाहिए, कि फसल के उत्पादन के बाद तब बेचना चाहिए जब उसकी कीमत बढ़ जाए। ये सारी चीजें वहां से बनती है। ये सारी चीजें कृषि और किसी के चीजों से जुड़ी हुई है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग। कृषि के उत्पादन में वृद्धि का सबसे सरल उपाय एक से अधिक बोए गए क्षेत्र का विस्तार है। एक से अधिक बोए गए क्षेत्र का, जब भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर एक से अधिक फसल उपजाई जाती है तो इसे बहुफसली कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या कहते हैं, जैसे आप कभी देखे होइएगा कि जैसे कभी देखेगा आलू भी बो दिया जाता है, और उस पे क्या होता है ना कि सरसों का साग भी बो दिया जाता है। ठीक है, तो आलू जब तक होगा उससे पहले सरसों का साग हम लोग खा लेते हैं, तो बहुफसल हो गया ना। ठीक है, आप देखिए, देखे होइएगा कि गेहूं के पौधा के साथ कभी कभी सरसों भी मार देता है लोग। ठीक है, तो सरसों का पौधा ऊपर निकल जाता है और गेहूं नीचे रह जाता है। कभी कभी आप देखे हैं
कि आम का बगीचा है, उसमें अदरक आदि नीचे पेंदी में नीचे नीचे डाल देता है, उस छाया में भी उसकी खेती हो जाती है। तो इस रूप से एक साथ एक से अनेक फसल जब बोए जाते हैं तो उसको बहुफसली कहते हैं। आप एक ही खेत में देखिएगा कि दो फसल बोया गया, एक फसल काट लिया गया, एक दूसरा फसल एक कुछ दिन के बाद होता है, इसी को बहुफसली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुफसल का तरीका है कि एक साल में हम एक खेती करते थे, एक एक ही अनाज पैदा करते थे। अब एक साल में हम उसमें तीन, मतलब 3 महीना में यदि एक बार खेती एक फसल का उत्पादन हो गया तो हम क्या कर रहे हैं कि एक साल में तीन खेती हो गया तो क्या हो गया, पहले एक खेती करते थे अब तीन खेती करने लगे। ठीक है, 4 महीना में एक बार खेती हो गया तो 3 गुना खेत बढ़ गया ना जी। ऐसे भी होता है। विगत कुछ वर्षों से रामपुर के प्राय सभी किसान कम से कम दो और कुछ तीन फसलों का उत्पादन करते हैं। तो दो फसल का उत्पादन करेगा तो 6 महीना में एक फसल, 6 महीना में तीन फसल का उत्पादन करेगा तो 4 महीना में एक फसल। इसके लिए दो से तीन फसलों का उत्पादन इसलिए संभव हुआ क्योंकि इस गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। हमने कहा था ना कि खेती के लिए सिंचाई चाहिए, और हम लोग सिंचाई के लिए कंप्लीट जो है मानसून पे प्रभावित है। मानसून, बादल, बरसात का मौसम। बरसात नहीं हुआ तो किसान हाहाकार, कितना पटाएंगे कितना पटाएंगे। ठीक है, और इसी को यदि हम सिंचाई से करेंगे तो सिंचाई से क्या होगा, बेहतर होगा ना। पूर्व में यहाँ कुएं सिंचाई के मुख्य साधन थे, परंतु कुओं में बहुत अधिक भूमि का सिंचाई संभव नहीं है। कुआं से कितना पानी निकालिएगा, तो नलकूप आ गया। सर्वप्रथम सरकार ने 1962-64 में रामपुर में एक नल ट्यूबवेल का निर्माण किया जो बिजली से चलाया जाता था। इस क्षेत्र में भूमिगत जल का समुचित भंडार है। अब देखिए, अब क्या है यहाँ, भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल है। कहने का मतलब पूरे विश्व में दो तिहाई तो पानी ही पानी है, पता है समुद्र को लेकर के। लेकिन समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है, खाने और पीने लायक नहीं है। तो पीने लायक पानी कहाँ है, तो नदी का पानी या मिट्टी के अंदर जो पानी है वो पानी। तो मिट्टी के अंदर पानी कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन कभी आप लोग के दिमाग में आया कि मिट्टी के अंदर पानी कहाँ से आता है? तो मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के अंदर पानी आता है जब बरसात होती है। नदी में, पोखर में जो पानी जमा होता है, खेत खलिहान में जो पानी जमा होता है, वही पानी मिट्टी से रिस के नीचे चला जाता है, और वही पानी हम लोग निकालते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यही पटना, जहां आज बहुत नीचे के बाद पानी फेंकता है, बगल में गंगा नदी है, फिर भी पानी बहुत नीचे जाके पानी मिलता है वहां। बहुत कम, को लगता है कि 600-700 फीट नीचे जाने के बाद, आपके यहाँ तो 20 फीट 40 फीट में पानी आता है, और 600-700 फीट नीचे जाने के बाद पानी आता है। वहां भी पानी पहले आराम से मिल जाता था, 50 फीट 60 फीट में पानी मिल जाता था। लेकिन चूंकि जनसंख्या इतनी है, उस जनसंख्या को पीने के लिए पानी चाहिए, न कपड़ा खींचने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, टॉयलेट के लिए पानी चाहिए, तो पानी नहीं है। दूसरा क्या है कि आप कहिएगा कि ठीक है पानी तो निकालते हैं, लेकिन वहां तो बरसात होती होगी, तो लेकिन वहां तो बरसात होती होगी, तो वहां क्या है कि इतना पत्थर का जंगल बना हुआ है, पत्थर का पूरा कंक्रीट बना हुआ है कि बरसात तो होती है लेकिन वो पानी बह के समुद्र नदी में चली जाती है, और नदी के साथ बह करके समुद्र में चली जाती है। कहने का मतलब वो पानी मिट्टी से नीचे नहीं जा पाती। नतीजतन क्या होता है कि भूमि का जो जल का जो स्तर है वो नीचे से नीचे 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 चला जाता है, और एक समय पानी की किल्लत हो जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, कि यदि चौथा, मतलब जो अगला विश्व युद्ध होगा ना, दो विश्व युद्ध तो हो चुका, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, अगला विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा, वाटर के लिए होगा। आप देख लीजिए। ठीक है, तो चले हम लोग। तो मुलायम परतदार मिट्टी में नलकूप लगाना आसान है। सरकारी नलकूप की सहायता से उत्साहित होकर अब कई किसानों ने अपने निजी नलकूप भी लगा लिए। हम लोग देखते हैं ना, पंपिंग सेट है, और पंपिंग सेट जो डीजल चलता है, हमारे गांव में इलेक्ट्रिक का पंपिंग सेट वगैरह आ गया। परंतु पिछले कई वर्षों से राज्य में बिजली का अभाव होने के कारण इन नलकूपों को डीजल से चलाना पड़ता है। क्लियर है, बिजली का मोटर हर घर में लगा हुआ है आज के डेट में। इससे सिंचाई की लागत बहुत बढ़ जाती है। ठीक है,
बिहार में सिंचाई के लिए जल संसाधन की कमी नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, मानव संसाधन, जल संसाधन। संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो जल संसाधन की कमी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कि नदी है, उसके बाद पोखर है, बहुत सारी नदी हिमालय से निकलती है। हिमालय से जो नदी निकलती है, बर्फ पिघलता है, पिघलता हुआ बर्फ आता है, ठीक है। तो वहां हमेशा नदी रहती है। हमारी सिंचाई की कुल अनुमानित क्षमता लगभग इतना 102 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल कृषि योग्य भूमि से अधिक है। लेकिन हमारे सिंचाई साधनों का पूर्ण और समुचित, मतलब पूर्ण का मतलब होता पूरा, और समुचित का मतलब एप्रोप्रिएट, मतलब उपयोग नहीं हुआ है। वर्तमान में बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। बाबू, क्वेश्चन ये पूछता है कि बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नहर से, कुआं से, नलकूप से, ठीक है। और इनमें से सभी से। अब आप क्वेश्चन मार के आइएगा नलकूप। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बीडीओ डीएसपी बनता है, उसका भी क्वेश्चन है। यूपीएससी का क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है ये, ठीक है, इसलिए कि ये यूपीएससी का मतलब होता है भारत सरकार, मतलब यूनियन पब्लिक, तो पूरे भारत का पूछता है वहां से, ठीक है। लेकिन ये बिहार से जुड़ा हुआ है, तो बिहार स्पेसिफिक जो भी एग्जाम होगा बिहार से, ठीक है, चाहे टीचर का टेट वाला एग्जाम हो, या फिर दरोगा का एग्जाम हो, या बिहार से जुड़ा जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पूछ लीजिएगा कि आपके घर में जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, या कोई भी ऐसा सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या भैया कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई किस चीज से होती है? नलकूप से, कुआं से, तालाब से, नहर से, ठीक है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग कंसस हो जाइए कि आज आज का ही जो दिन है ना, ठीक है, एक एक दिन मिलके सप्ताह बनता है, एक एक सप्ताह मिलके महीना बनता है, और एक एक महीना मिलके साल बनता है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आगे जाना है, कुछ अच्छा करना है, तो एक एक दिन, एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको आगे नहीं जाना है, आपने अपना लक्ष्य बहुत छोटा रखा है, ठीक है, कि हमको किसी में चपरासी बन जाना है, कहीं किरानी बन जाना है, कहीं कांस्टेबल बन जाना है, ठीक है, हमको हमको आर्मी में जाकर के एक छोटा सा जॉब ले लेना है, ठीक है, आर्मी में जाके राइफल उठाना। ये छोटे छोटे जो भी चीजें हैं ना, यदि आपने अपने लक्ष्य में जिंदगी में रखा है, ठीक है, तो आप बहुत मेहनत नहीं करेंगे फिर भी हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि बेटा वही, बेटी वही, या अच्छा लड़का वही जो अपनी क्षमता का भरपूर यूज कर सके। मेरे पास क्षमता है कि हम 10 गांव को हम लीड करें, और हम अपने परिवार को ही लीड करते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद पहचानना होगा कि आप में कितनी क्षमता है। यदि राखी ये नहीं पहचानेगी कि हमारी क्या एबिलिटी है, तो राखी के जो दोस्त हैं, या राखी के जो पड़ोस वाले, वो थोड़े बताएंगे कि बेटी तुम्हारे में ये एबिलिटी है। राखी और या समीक्षा या मौसम या मनसिका या मासूम या सोनी जो भी है, या शकीर जो भी है, तो उसको ये सोचना पड़ेगा ना कि हमारे में ये क्षमता है कि मैं आईएएस बन सकता हूं। यदि हम पहले ही बोले कि हम आईएएस नहीं बन सकते, तो दूसरा कहीं कितना पंप मारेगा तो थोड़े हो जाओगे। पहले अपने बारे में अच्छा सोचो, अपना अच्छा ख्याल करो, अपने बारे में ऊंचे ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करो, तब ना कोई दूसरा तुमको सपोर्ट करेगा। तुम खुद अपने लक्ष्य को छोटा कर रहे हो, तो कोई दूसरा तुम्हारा क्या? यहाँ तो सब लोग अपना अपना बड़ाई करता है कि मैं तो तोप सिंह हूँ, तो मैं भूप सिंह हूँ, तो मैं तो खबरदार सिंह हूँ, तो मैं तो सारे जहां का बॉस सिंह हूँ, डॉन सिंह हूँ। आप अपने आप को पहचानिए, गलतफहमी मत पालिए, पहचानिए, और अपनी क्षमताओं का सबसे ज्यादा यूज कीजिए। और जब आप अपनी क्षमताओं का अच्छे से समुचित यूज कीजिएगा, तो बेटा आप में असीम क्षमता है। आप जिंदगी में वो हर काम कर सकते हैं जो आप चाह लें। इसके लिए आपको अपने एनर्जी, जहां से एनर्जी आपकी बर्बाद हो रही है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। और तब आपकी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जाएगी। और जब ऊपर की तरफ ऊर्जा जाएगी, तो फिर आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा।
आप ये डिसाइड कीजिए कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो आपके नीचे की तरफ जाए या आपके ऊपर की तरफ जाए, वो सेक्सुअल एनर्जी बने या मेंटल एनर्जी बने, वो आप डिसाइड करना है आपको। क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। आप जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, आप जो चिंतन करते हैं, आप वही बनते हैं, वही बनते हैं, वही बनते हैं। जो तुम देखोगे, जो तुम सोचोगे, जो तुम बोलोगे, तुम वही बनोगे। खैर, चलते हैं आगे। बिहार के विभिन्न क्षेत्र और जिलों में सिंचाई साधनों का वितरण बहुत असमान है। राज्य की कुल कृषि 5 मिनट राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 49% भाग में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। शेष कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है। मतलब समझ रहे हो तुम लोग, 51% जो एरिया है ना, 51% वहां पे वर्षा से खेती होती है। यदि वर्षा लेट हो गई तो सुखाड़ पड़ जाएगा, खेती नहीं हो पाएगी। वर्षा ज्यादा पड़ गई तो बाढ़ आ जाएगा, खेती नहीं हो पाएगी। तो वर्षा का ज्यादा होना भी खतरनाक है, वर्षा का कम होना भी खतरनाक है। वर्षा कम होगी तो बाढ़ होगा, सॉरी, वर्षा कम होगी तो अकाल पड़ेगा, और वर्षा ज्यादा होगी तो बाढ़ आएगा, खेत में पूरा पानी लग जाएगा, लोग उसको जोत नहीं पाएगा, फसल बो नहीं पाएगा। तो सिंचाई चाहिए, और सिंचाई कितनी चाहिए, तो एक समुचित मात्रा में चाहिए। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने दो तरीका निकाला। एक निकाला सिंचाई का टपक सिंचाई, और दूसरा निकाला स्प्रिंकलर, छिड़काव सिंचाई। छिड़काव सिंचाई तुम लोग जानते होंगे, ठीक है, एक मशीन है, वो पानी का पूरा छिड़कते रहता है चारों तरफ। और एक टपक होता है कि जो पौधे के जड़ के पास ही पानी की मात्रा जाएगी। इससे एक काम होगा कि पानी का भी कम से कम यूज होगा। पानी कितने जरूरी है पता है तुमको? मात्र 2% पानी पीने योग्य है। ये समुद्र वाला पानी पीने योग्य नहीं है, न किसी लायक नहीं है वो। मात्र 2% पानी पीने योग्य है। और इसी पानी के लिए कुछ लोगों ने कहा कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा। तो यदि हम सिंचाई भी करना जरूरी है, सिंचाई नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? तो सिंचाई भी करना है, प्लस पानी को भी बचाना है। तो कैसे? टपक, टपक का मतलब समझ रहे हो? बूंद बूंद टपक टपक रहा है कहां पे? पौधा के जड़ में। छिड़काव, छिड़काव, ठीक है। पानी को ना छिड़क के, जैसे पौधा के, जैसे गेहूं का पौधा, या पानी छिड़केंगे उसके जड़ के पास, पूरा पटाएंगे नहीं, ठीक है। और उस छिड़कने से क्या होता है ना कि पानी उसमें लगेगा। शाम के समय हम छिड़क दिए तो कम से कम कल मॉर्निंग तक वो पानी बनी रहेगी, ठीक है। तो हम लोग कल आज इतना तक पढ़ते हैं, कल फिर हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। और आज की पढ़ाई हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लोग ये काम कर सकते हैं कि अब जो किसी को कुछ पूछना हो, किसी को भी यदि कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। अपना माइक्रोफोन बारी बारी से ऑन कीजिए, और जिसको जो पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। किसी को जो पूछना है आप माइक्रोफोन से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कल तो हम लोग पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। फिर नहीं पूछना है किसी को तो कल मिलते हैं स्कूल के आवर में। हाँ, क्या बोल रही थी सोनी? पूछो। मौसम कुछ पूछ रही थी, पूछो बाबू। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं। आज की पढ़ाई हम लोग यहीं पे बंद कर दो। जिनके लक्ष्य यस सर। जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं वो छोटे छोटे गलती करने से बच जाते हैं, और जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं वो छोटे छोटे गलती करने से बच जाते हैं, और जिनके लक्ष्य छोटे होते हैं वो दुनिया में सारे छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी, पूरी जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो आपको देखना ये है आपको देखना ये है कि आप मियाँ बीवी और बच्चा सहित का परिवार पालने वाले बनना है, कि समाज में 4 लोगों को और पालने वाली क्षमता डेवलप करना चाहते हैं। नौकरी काल एक छोटा सा नौकरी पाल लेना तो बड़ा आसान है। आप अपने में वो क्षमता पैदा कीजिए कि आप समाज में भी 4 लोगों को आप रोजगार दे सकें, 4 लोगों की मदद कर सकें। जीता तो सब है,
अपने लिए तो सब जीता है, कौन अपने लिए नहीं जीता है बता दीजिए। लेकिन भगवान को भी मुंह दिखाना है, तो ऐसा काम कीजिए, ठीक है, कि आप अपनी क्षमताओं को ऊपर उठाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारी ताकत को इतनी बढ़ाइए कि कल को मैं एक सफल इंसान बनूं, और मैं अपना भला तो करूं ही, और भी जो लोग ऐसे हैं उनका भी भला कर सकूं। ठीक है, तो आज की पढ़ाई इतनी ही।